दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। अगर मैं ये बोलूं कि आज जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं ये डायरेक्ट सोर्स से आई तो ये गलत नहीं होगा। एलियंस ने हमें क्रिएट किया था, उन एलियंस को भी पहले किसी और ने क्रिएट करा था। उनको वो बोलते हैं द आर्काइक वंस। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग प्लैनेट्स हैं, पूरी ब्रह्मांड में हजारों लाखों प्लैनेट्स हैं, तो उन पे हमसे बहुत ही एडवांस लाइफ फॉर्म्स रहती हैं। तो ये 1950s के आसपास की बात है कि उन्होंने देखा कि यार अर्थ, ये धरती पे जो इंसान जा रहा है ये तो बहुत ही गलत टाइमलाइन में जा रहा है, ऐसे तो ये नहीं बचेंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने पूरे अलग अलग जो भी बेनोवेलेंट स्पीशीज थी एलियंस की, उनमें फिर बोली लगाई कि भाई आप में से कौन जाएगा धरती पे पैदा होने के लिए इंसान के रूप में। तो उनमें से फिर हजारों लाखों लोगों ने अपना हाथ उठाया कि हम जाएंगे। वो इंसान के रूप में यहाँ पे पैदा हुए। 1950 और 60 के आसपास में फर्स्ट वेव आई थी एलियंस की, जो कि इंसान के रूप में पैदा हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो गिफ्ट दिया था इंसान को, वो दिया था आग का गिफ्ट। वे कहते हैं कि आग जो है ना वो धरती की नहीं है। उसके बाद भी हम बीच बीच में समय समय पे इंसान को गिफ्ट देते हुए आए हैं। हार्ट बाईपास सर्जरी जो होती है, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी जो होती है, वो कहते हैं ये हमने दी थी इंसान को कि भाई आप इसको पॉजिटिवली यूज कर सकें। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमने दी थी इंसान को, जिससे कि आप अपनी पावर नीड्स को पूरा कर सकें। लेकिन वो कहते हैं कि इंसान ऐसी स्पीशीज है, इसको हम जो भी चीज इसके भले के लिए देते हैं ये उसको वेपन में क्रिएट कर देता है। इसलिए अब हमने उसको जो है गिफ्ट देने ही बंद कर दिए। एक बार एक गड़बड़ ये हो गई थी, हमने जो प्रोड्यूस करी थी ना लाइफ, वो एक परफेक्ट लाइफ थी। परफेक्ट लाइफ मतलब कि उसमें कोई भी बीमारी नहीं होनी थी। एक बार किसी दूसरे ग्रह का कोई उल्का पिंड आके यहाँ पे गिर गया और उस उल्का पिंड में उस दूसरे ग्रह के बैक्टीरिया आ गए। बैक्टीरिया अर्थ के लिए नहीं बने थे, तो उन्होंने यहाँ पे जो है गड़बड़ करना स्टार्ट कर दी। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ फिर से मौजूद हैं प्रवीण जी। इनके बारे में जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये हमारे पॉडकास्ट में 3rd या 4th टाइम आ रहे हैं और सर एक हॉरर कंटेंट क्रिएटर हैं और रियल हॉरर केसेस से नरेट करते हैं। बट आज का पॉडकास्ट हॉरर नहीं होने वाला, कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ऐसा हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज का पॉडकास्ट होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट एलियंस। भाई आप सभी ने बहुत सुना है इंटरनेट पे, बहुत बातें हम सुनते हैं और कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं कि यार एलियंस हैं, नहीं है, एग्जिस्ट करते हैं, क्या सीक्रेटिव सोसाइटीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, वर्ल्ड में चल क्या रहा है। तो इन्हीं ऐसे ही मुद्दों पे बात होने वाली है आज। ये सर बहुत ही डीपली रिसर्च करते हैं, फॉरम्स पढ़ते हैं और काफ़ी कंटेंट खुद भी कंज्यूम करते हैं। तो हमने कहा क्यों नहीं सर को फिर से बुलाया जाए और ऐसे मुद्दों पे बात की जाए। तो सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में फिर से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी ऑडियंस का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे फिर से अपने चैनल पर इन्वाइट किया। और जैसे कि आपने बता दिया कि आज के एपिसोड में हम हॉरर स्टोरीज डिस्कस नहीं करने वाले। मैं मतलब नॉर्मली मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और अपने पुराने पॉडकास्ट में भी मैंने हॉरर स्टोरीज आपको सुनाई थी, लेकिन आज के चैनल में थोड़ा सा हटके हम कुछ कंटेंट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप सभी को कि आज का जो नॉर्मली जैसे स्टोरीज़ हम सुनाते हैं तो स्टोरीज़ में अपने पहले से जो प्रिपेयर करके रखा होता हूँ, लेकिन आज का जो एपिसोड है ना बिल्कुल रॉ होने वाला है। ऐसी कोई मैंने खास तैयारी नहीं करी है कि भी मेरे को ये बोलना है। जैसा भी मतलब पॉइंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से होगा, मैं इस तरह की आपको चीज़ें बातें बताता रहूँगा। आपको जो भी कुछ पूछना होगा। मुझे ये सब बातें कैसे पता चली, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से मैं खुद यूट्यूब चैनल पर इस तरह कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं और उन वीडियोस की तैयारी करने के लिए बहुत सारा रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारा कुछ कंटेंट पढ़ना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, वीडियोस देखने पड़ते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों से जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, अगेन मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी आज मैं बताने वाला हूँ वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। किसी की रिलीजियस भावनाएं आहत हों या किसी के सेंटिमेंट्स आहत हो, किसी के बिलीव्स आहत हों, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो अगर आप बहुत ही मतलब सेंसिटिव टाइप है तो बेशक आप इन सब चीज़ों को मत सुनना, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं बिल्कुल भी ये दावा नहीं करता हूँ कि भाई ये 100% सच है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये सच है। मैं ये बताने वाला हूँ आज वो सब। वाह सर, ये डिस्क्लेमर सही दे दिया आपने। इससे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही खुलासे होंगे आज। तो शुरू करते हैं सर, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं कि आपके हिसाब से अगर एलियन है, जो कि मैं मानता हूँ कि आप मानते होगे कहीं ना कहीं कि एलियंस हैं, तो आपने
क्या ऐसा पढ़ा या सबसे पहला क्या इंफॉर्मेशन सोर्स थी जिसको पढ़ने के बाद आपको यकीन हो गया कि हाँ भाई कुछ तो चल रहा है दुनिया में? दोस्तों उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा, और बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे एक यूट्यूबर बने, कैसे कंटेंट क्रिएटर बने। दोस्तों हम पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं और हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि हम बनाते कंटेंट एक हैं, लेकिन उसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं। शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उस कंटेंट को डालते हैं और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमने एक वर्कशॉप बनाई है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को समराइज करके, जिससे आप ये सीख पाओगे कि आप स्मार्टली ऐसा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर पाओ जो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाओ और बिना ब्रांड पे डिपेंड हुए अपने लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट कर पाओ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट realhit.in पे जाइए और उस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में। फिलहाल इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट के ऊपर इतना कुछ अवेलेबल है एलियंस के बारे में, लेकिन होता क्या है ना, लोग इधर उधर से सुनी सुनाई बातें, ये वो, किसी ने भी कुछ डाला उसी को फिर जो है रिहैश कर दिया, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए, ये सब रिसाइकिल होता हुआ चलता आ रहा है। इसमें डीप में जाने की बहुत ही कम लोग हैं जो कि कोशिश करते हैं। तो मोटा मोटी मैं आपको बताऊं कि एलियंस के बारे में जो कॉन्सेप्ट चलते हैं उसके हिसाब से इस दुनिया में एलियंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेनोवेलेंट एलियंस, मतलब कि अच्छे एलियंस इन द सेंस जो कि ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, जो कि इंसानों के लिए अच्छा करते हैं। दूसरा होता है जो कि एनिमी एलियंस है, जो कि इंसानों को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा बेनोवेलेंट एलियंस के बारे में, जो कि इंसान के फ्रेंडली एलियंस है। ठीक है। अब ये सब चीज़ें आई कहाँ से सामने? देखो, एक अमेरिका की एक बहुत ही फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट हुआ करती थी, उनका नाम था डॉर्थी कैनन। तो आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हुए कम से कम 10-15 साल हो चुके हैं। मेरे ख्याल से 2002 में शायद उनकी डेथ हो गई थी, 2002 या 12 में ऐसा कुछ। तो उनके पास ना एक इस तरह की क्या बोले एबिलिटी थी। वो हिप्नोथेरेपिस्ट थी। आपने देखे होंगे हिप्नोथेरेपिस्ट क्या होते हैं। अपने किसी भी पेशेंट को वो हिप्नोटाइज करके उसको उसके पुराने पास्ट में लेकर जाके उसको क्वेश्चंस पूछते हैं या ये सब चीजें पास्ट लाइफ थेरेपी। हाँ, पास्ट लाइफ थेरेपी होगी, ट्रांस में ले जाके। लेकिन कैनन के पास ये एबिलिटी थी कि वो उसको पिछले जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म पीछे तो ले जा सकती थी। वो उसको इतना पीछे ले जा सकती थी, मतलब लाखों करोड़ों साल उसको सोल को वो पीछे लेके जा सकती थी और वहां से वो क्वेश्चन पूछती थी। तो होता क्या था कि जितने भी वो सेशन करती थी ना, और उनको लाखों करोड़ों साल उनके सोल को पीछे लेकर जाती थी, तो लास्ट में जहां से ये सब कुछ शुरुआत हुई थी, हर बार एक ही सोर्स मिलता था उसको, एक ही तरह की आवाज आती थी और एक ही तरह का वो सोर्स होता था कि जो कि आंसर करता था इन सब चीजों को। और वो सोर्स था हमारे क्रिएटर, जिसने हमें बनाया है। वो डायरेक्ट क्रिएटर से बात करती थी इस हिप्नोथेरेपी के थ्रू। तो कहने का मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि आज जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं ये डायरेक्ट सोर्स से आई हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ये किसी इंसान ने नहीं बताई हैं, ये किसी भूत प्रेत को शरीर में लाके नहीं बताया, डायरेक्ट सोर्स से आई हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सवाल आता है कि एलियंस क्या है, हम क्या हैं, हम कहां से आए, एलियंस कहां से आए, हमें किसने बताया, ये सब चीजें। तो देखो, इस बारे में एक चीज तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि हम इंसानों के लिए तो अर्थ से बाहर जो भी चीज़ है वो सब कुछ एलियंस ही हैं, है ना। जो भी बाहर हैं वो सब एलियंस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में एक ही टाइप के एलियंस हैं। अर्थ जैसे प्लैनेट, इस पूरे ब्रह्मांड में लाखों प्लैनेट्स हैं और उन लाखों प्लैनेट्स पर लाइफ बसती है। तो एलियंस हैं, लेकिन बहुत तरह के एलियंस हैं। उन्हीं में से एक तरह के एलियंस ने हमें क्रिएट किया है। अब होता क्या है, जैसे अर्थ है हमारा प्लैनेट, अर्थ के जैसे इस ब्रह्मांड में बहुत सारे सैकड़ों प्लैनेट्स हैं। उनमें से कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं कि जो कि लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो कि लाइफ सस्टेन नहीं कर सकते। तो उनका धीरे धीरे टाइम के साथ में जब भी कोई प्लैनेट इस लेवल तक पहुंच जाता है, मतलब इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि लाइफ को सस्टेन कर सके, तो वो टाइम उस प्लैनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अर्थ भी ऐसे ही थी। अर्थ भी एक नॉर्मल प्लैनेट था, लेकिन फिर समय के साथ
यहाँ पे सब चीज़ें होती रहीं, मतलब क्या बोलते हैं, केमिकल प्रोसेसेस होती रहीं और एक स्टेज पे ये पहुंची कि ये अब लाइफ सस्टेन कर सकती है। यहाँ पे ऑक्सीजन होने लग गई, पानी होने लग गया, ये सब चीज़ें होने लग गई, मतलब लाइफ सस्टेन करने के काबिल हो गई। तो जब भी कोई भी प्लैनेट लाइफ सस्टेन करने के काबिल होता है तो वहाँ पे फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है लाइफ को पैदा करने का। एक्सपेरिमेंट ये होता है कि अलग अलग प्लैनेट से, अलग अलग ब्रह्मांडों से सेल्स इकट्ठे किए जाते हैं। एक जैसे टेस्ट ट्यूब मान लो आप, टेस्ट ट्यूब में सेल्स इकट्ठे किए और उन सेल्स को उस प्लेनेट के ऊपर छोड़ दिया जाता है हज़ारों लाखों करोड़ों साल के लिए, और ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि भाई क्या यहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस होती है, क्या लाइफ फॉर्म होती है यहाँ पे पैदा। उसी तरह धरती पे भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम जो प्रोड्यूस हुए थे ये कौन से प्लेनेट के थे सेल्स। तो इसके आंसर में वो ये कहते हैं, सोर्स ये कहता है कि भाई इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से सेल से प्रोड्यूस हुए हो, क्योंकि इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता कि भाई कौन से ये एक एक्सपेरिमेंट होता है भाई, कभी उसका कभी उसका कभी उसका मिला के कभी कर दे, कभी उसका कभी उसका, इस तरीके से ये एक एक्सपेरिमेंट होता है। कई बार लाइफ क्रिएट हो जाती है, कई बार नहीं क्रिएट होती है। और लाइफ, वो ये कहते हैं कि लाइफ जो होती है ना ये बहुत ही डेलिकेट होती है। लाइफ को पैदा होने में हज़ारों लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन उसको ख़त्म होने में मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता, वो यूं ख़त्म हो जाती है। कोई भी गड़बड़ हुई तो लाइफ ख़त्म, उसके बाद फिर से अगेन वही हज़ारों लाखों करोड़ों साल को उनको वो करना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि उनके लिए बहुत ही पेशेंस वाला काम होता है, हमारे क्रिएटर्स के लिए, किसी भी प्लेनेट पे लाइफ को क्रिएट करना। तो ऐसा ही उन्होंने धरती के ऊपर किया था। धरती के ऊपर उन्होंने लाइफ पैदा करी और फिर हज़ारों लाखों साल करोड़ों साल तक वो धीरे धीरे एवोल्यूशन होता रहा उस लाइफ फॉर्म का। ये मैसेज एक तरीके से जो थेरेपिस्ट है उसको मिला, जो अल्टीमेट एनर्जी उसने ये मैसेज दिया उसको। कैनन डॉर्थी हिप्नोथेरेपिस्ट बैठी हुई है, सामने पेशेंट लेटा हुआ है, वो ट्रांस स्टेट में, और वो उसको लाखों करोड़ों साल पहले लेकर गई है और डायरेक्ट उससे बात कर रही है सोर्स से। पेशेंट बता रहा है बेसिकली। हाँ, पेशेंट के मुंह से आवाजें आ रही हैं। ये वो उससे क्वेश्चन पूछी है, अच्छा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो बता रहा है कि ये हमने ऐसे ऐसे करा है। तो वहां से ये सारे इसको जवाब मिल रहे हैं। तो धरती के ऊपर ये हुआ, मतलब जब लाइफ प्रोड्यूस हो गई और वो धीरे धीरे एवोल्यूशन होने लग गया। अब ये एवोल्यूशन हर जगह होता है, हर एक प्लैनेट पे होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सेल्स क्रिएट करे और वहीं से डायरेक्ट बंदर पैदा हो गए या इंसान पैदा हो गए या कुछ भी को, मतलब ये वो धीरे धीरे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फिर डबल सेल ऑर्गेनिज्म, फिर मैमल्स, और ये इस तरह की चीज़ें एवोल्यूशन के साथ धीरे धीरे चलती हैं। तो धरती के केस में उन्होंने क्या किया, वो करते क्या है, नॉर्मली हर एक प्लैनेट पे ऐसा होता है कि जब भी वहाँ पे लाइफ सस्टेन हो जाती है, मतलब कई सारे स्पीशीज जानवरों की और ये इस तरह की चीज़ों की हो गई, तो वो उस प्लेनेट की किसी एक स्पीशीज को पकड़ते हैं उसका डीएनए मैनिपुलेट करने के लिए। धरती के केस में उन्होंने पकड़ा था बंदर को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक प्लेनेट पे बंदर को पकड़ा जाता है। धरती पे इसलिए पकड़ा था उन्होंने बंदर को क्योंकि वो चाहते थे कि हम किसी ऐसे जानवर को चूज करें जो कि अपने हाथों का इस्तेमाल करना जानता हो, टूल्स वूल्स यूज करने के लिए। किसी प्लेनेट पे वो टिड्डे को पकड़ लेते हैं, तो किसी प्लेनेट पे वो छिपकली को, सांप को, हर एक प्लेनेट का अलग अलग चलता है। अब यहाँ पे एवोल्यूशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो चार्ल्स डार्विन अपनी थ्योरी में खुद ही एक्सेप्ट करता है ये बात कि मेरी जो थ्योरी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, इंसान का एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन उसमें सिर्फ एक लूप होल है। वो लूप होल ये है कि हज़ारों लाखों करोड़ों सालों से लाइफ फॉर्म्स प्रोड्यूस हुई और वो मतलब उनका एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे वो पानी से ज़मीन पे आई, फिर हवा में गई, इस तरीके से उनका एवोल्यूशन हुआ। इस तरह से बंदर बने, चिंपैंजी बने, हाथी बने, घोड़े बने, सब बने। लेकिन उसमें एक लूप होल ये है कि वो ये कहता है कि बंदर से इंसान बनने की जो प्रोसेस है ना, उसमें मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये बंदर से इंसान इतनी जल्दी कैसे बन गया। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बंदर एक रात को सोया और अगली सुबह वो उठा तो वो इंसान बन गया। और वो हुआ कैसे था, वो ये हुआ था कि भाई बंदर का डीएनए मैनिपुलेट करा गया था और उस प्रोसेस से वो एक इंटेलिजेंट बीइंग बन गया था। और ये हर एक प्लेनेट पे ऐसा ही करा जाता है। एलियंस ने हमें क्रिएट किया था, उन एलियंस को भी पहले किसी और ने क्रिएट करा था। उनको वो बोलते हैं द आर्केइक वंस। आर्केइक मतलब बहुत ही पुराने आप बोल सकते हो उनको,
ऐसा कोई हिंदी में है नहीं इसका कोई परफेक्ट वर्ड। अनुनाकीस के लिए भी कहा जाता है कि वो अर्थ पे एक टाइम पे आए थे और उन्होंने ही इस तरह की कई चीज़ें हमें जिस एलियन मतलब स्पीशीज ने डेवलप करा था ना, वो थे प्लेइडियंस। अच्छा, हमें प्लेइडियंस ने क्रिएट करा है यहाँ पे अर्थ के ऊपर। तो उन्होंने बंदर का डीएनए मैनिपुलेट करा और वहाँ से फिर इंसान बना। ये प्लेडियंस होते कैसे हैं, थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ा आपने कि क्या किस टाइप का एलियन है ये? इसकी वाइट स्किन होती है, जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह मतलब हैं इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल, लंबे होते हैं और वाइट स्किन होती है, ब्लॉन्ड हेयर होते हैं। लेकिन हर एक जो है एलियन स्पीशीज़ ऐसी नहीं दिखती है, सब एलियन स्पीशीज़ अलग अलग दिखती हैं। कुछ रेप्टिलियंस जैसे दिखते हैं, उनकी बॉडी ऐसे होते हैं, जैसे सांप की स्किन होती है उनकी स्किन ऐसी होती है। कुछ थोड़े से हल्के से सांवले से भी होते हैं। तो इस तरीके से सबकी बॉडी अलग अलग होती है। और ये फ्रेंडली एलियंस की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रेंडली एलियंस के भी अलग अलग स्पीशीज़ हैं, लेकिन हमें जिस स्पीशीज़ ने प्रोड्यूस करा है यहाँ पे अर्थ के ऊपर, वो थी प्लाइडियंस। सर, ये जो हिप्नोथेरेपिस्ट थे, इन्होंने मल्टीपल पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस बताए और सबके मोरलेस सेम निकले हैं। हज़ारों पेशेंट्स के, ओके, हज़ारों पेशेंट्स, और हर बार कंसिस्टेंट जवाब आता था। ऐसा नहीं था कि उसमें किसी तरह की कोई कॉन्ट्राडिक्शन होती थी। हर बार मतलब आपके दिमाग में जो भी सवाल आ रहे हैं ना, ये सवाल मेरे दिमाग में आ चुके हैं ऑलरेडी, और तब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में देखा कि यार हाँ, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, सच है इन सब पर जैसे मूवीज में जो एलियंस की वो दिखाते हैं आकृति की ये कैसे, तो उनका सर हमेशा बड़ा होता है, बॉडी छोटी होती है, ये ज़्यादा बताया गया मूवीज के थ्रू। तो ये बिल्कुल फेक, ऐसा कुछ है नहीं? ऐसा होता है ना। देखो, अर्थ का जो एनवायरनमेंट है ना, एलियंस ये बताते हैं कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही डेंस एटमॉस्फेयर है। हमें अच्छा नहीं लगता अर्थ के ऊपर आना, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ तो बहुत ही लाइट एटमॉस्फेयर है। तो वो नॉर्मली जिनको यहाँ पे भेजते हैं ना, वो खुद नहीं आते यहाँ पे, वो अपने छोटे छोटे रोबोट्स को भेजते हैं यहाँ पे रिसर्च करने के लिए, चेक करने के लिए। तो वो रोबोट्स जो होते हैं वो हमेशा एक ही टाइप के दिखते हैं, बड़ा सर और ये छोटा कद और ये इस टाइप के चीज़। वो खुद नहीं आते हैं, वो रोबोट्स को होते हैं, इसलिए सब रोबोट्स ऑलमोस्ट एक ही साइज खुद ही दिखते हैं। उनको खुद आके मतलब खुद भी आते हैं, वो मस्ती मजाक में घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे अपने यूएफओस में, लेकिन रिसर्च पर्पस के लिए या जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह वायरल होते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो खुद नहीं होते एलियंस, वो उनके रोबोट्स होते हैं। अच्छा, हाँ। तो कहाँ पे थे हम कि लाइफ फॉर्म यहाँ पे पैदा हो गई। अब जब लाइफ फॉर्म पैदा हो जाती है ना, तो वो एक और चीज़ बताते हैं कि जैसे वहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस हुई, तो उसके बाद अपने घूमने निकल जाते हैं, वो पूरी गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में घूमने निकल जाते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पे देखने के लिए भाई कहाँ पे वो स्टेज आ गई है कि यहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस हो सकती है। तो वहाँ पे भी फिर एक्सपेरिमेंट, मतलब कहने का मतलब ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट होता है कि भाई क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कि कहाँ पे किस तरीके का, ये सब कुछ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। कुछ भी फॉर श्योर नहीं होता है, सब कुछ एक्सपेरिमेंट है ये। तो इस बीच में वो धरती के ऊपर भी आते रहते हैं चेक करने के लिए कि भाई यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो धरती के ऊपर वो बताते हैं कि एक बार एक गड़बड़ ये हो गई थी कि जब यहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस होने लग गई थी ना, तो किसी दूसरे ग्रह से वो ये बताते हैं कि हमने जो प्रोड्यूस करी थी ना लाइफ, वो एक परफेक्ट लाइफ थी। परफेक्ट लाइफ मतलब कि उसमें कोई भी बीमारी नहीं होनी थी, और ये दुनिया भर की जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं, ये सब यू वर नॉट सपोज टू गेट दैम, आपको वो सब चीज़ें नहीं होनी थी। लेकिन फिर हुआ क्या कि एक बार किसी दूसरे ग्रह का कोई उल्का पिंड आके यहाँ पे गिर गया, और उस उल्का पिंड में उस दूसरे ग्रह के बैक्टीरिया आ गए, और वो बैक्टीरिया अर्थ के लिए नहीं बने थे। तो उन्होंने यहाँ पे जो है गड़बड़ करना स्टार्ट कर दी। तो जब ये बात उनको पता चली, जब वो यहाँ पर आए राउंड लेते हुए कि भाई देखें क्या चल रहा है, तो उनको पता चली कि भाई यहाँ पे तो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया आ गया है और ये तो आने वाले टाइम में बीमारियाँ देगा। तो फिर उनकी अपनी फोरम्स होती हैं, उनकी अपनी डिस्कशन हुई आपस में कि भी अब क्या किया जाए, इसको दोबारा से ख़त्म करके फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए या इसको ऐसे ही चलते रहना चाहिए। तो अब उस स्टेज तक पहुंचने में हज़ारों लाखों करोड़ों साल लग गए थे। तो अब फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही चलते रहने देते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये जितनी भी हम बीमारियां देखते हैं, ये सब कुछ हमें नहीं होनी थी अगर वो बैक्टीरिया दूसरे ग्रह से यहाँ पे नहीं आए होते, तो उनके हिसाब से। तो इस वजह से ये सारी बीमारियां यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि हम ना इंसान की हेल्प के लिए बीच बीच में गिफ्ट देते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं इसमें आपको कि इनके भी लॉज होते हैं, इनके भी रूल्स होते हैं अपना,
कि कहीं भी लाइफ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या चल रहा है, कि वो कितना इंटरफेयर करते हैं। तो इनके दो रूल्स होते हैं, एक तो होता है द लॉ ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड फ्री विल। रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस मतलब कि एक बार वहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, एक इंटेलिजेंट फॉर्म आ जाए वहाँ पे, तो उसके बाद वो जो कुछ भी करेंगे ना वो उनकी फ्री विल है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। वो एक दूसरे को मारें, काटें, कुछ भी करें, उसमें हमारा किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन हम उनके बीच बीच में हेल्प करते रहते हैं जिससे कि वो रहें, थोड़ा तरीके से रहें। मतलब ऐसा ना हो कि लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर दें वो धरती के ऊपर लाइफ। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ, मतलब हम इस हद तक ही सिर्फ हेल्प करते हैं कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय ना कर लें, क्योंकि डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा सब कुछ तो फिर रह ही क्या जाएगा। इसलिए हम जितनी भी इतनी बुराइयां हैं धरती के ऊपर में, हम उनमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकते हैं, हमें वो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ये आपकी फ्री विल है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे को हम पैदा करते हैं, तो पैदा तो हमने उसको करा, लेकिन फिर बड़ा होके वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो उसकी फ्री विल है, उसमें हमारा किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वो लोग वैसे डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि ये गुड पीपल हैं, ये बैड पीपल हैं, ऐसा कुछ था उसमें? नहीं, देखो, गुड पीपल और बैड पीपल ये तो हमारा नज़रिया है ना देखने का। मान लो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, खाने को नहीं है, तो मेरे पिता किसी दुकान पे चोरी कर रहे हैं खाने का सामान, तो मेरे हिसाब से तो वो गुड है ना, क्योंकि वो नहीं मिलेगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन वो जिसका सामान है उसके हिसाब से वो बैड है। तो ये तो देखो देखने का नज़रिया होता है गुड और बैड का। और गुड और बैड, ये मतलब गुड और बैड बिल्कुल देखने का नज़रिया होता है। पर जो क्रिमिनल थिंकिंग लोगों की होती है, चलो ये तो छोटी मोटी चोरी हो गई, पर अगर कोई ऐसे बड़ा क्राइम कर रहा है या कुछ भद्दाई कुछ कर रहा है कोई, तो ये वो भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो पर ये थिंकिंग भी इंसान ने भी टाइम डेवलप करी है, या नेगेटिव भी एक पार्ट है जो जिसकी वजह से आदमी इन्फ्लुएंस? ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट का पार्ट है ना। सब उन्होंने दिमाग दे दिया, उन्होंने इंटेलिजेंस बीइंग क्रिएट कर दिया इस धरती के ऊपर। अब वो अपने इंटेलिजेंस से क्या कर रहा है, अच्छे के लिए यूज कर रहा है या बुरे के लिए यूज कर रहा है, ये सब कुछ उसके ऊपर है, इसमें उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये सब कुछ ना फिक्स्ड नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट होता है। और इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि हम ना समय समय पर इंसानों को गिफ्ट देते आए हैं जिससे कि वो लाइफ सस्टेन रहें। जैसे कि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो गिफ्ट दिया था इंसान को, वो दिया था आग का गिफ्ट। वे कहते हैं कि आग जो है ना वो धरती की नहीं है, आग हमने दी थी इंसान को जिससे कि वो अपने आप को गर्म रख सके और जंगली जानवरों से अपने आप को बचा सके, लाखों हज़ारों साल पहले जब फॉर्म क्रिएट हुई थी, इंटेलिजेंट फॉर्म। और उसके बाद भी हम बीच बीच में समय समय पे इंसान को गिफ्ट देते हुए आए हैं। जैसे कि वो स्पेशली नाम लेते हैं इसका, ये हार्ट बाईपास सर्जरी जो होती है, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी जो होती है, वो कहते हैं ये हमने दी थी इंसान को कि भाई आप इसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकें। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमने दी थी इंसान को जिससे कि आप अपनी पावर नीड्स को जो है पूरा कर सकें, क्योंकि किसी भी प्लैनेट को या किसी भी सिविलाइजेशन को एडवांस लेवल पे पहुंचने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम चाहते थे कि आप एडवांस बने, उसके लिए आप यहाँ से न्यूक्लियर जो चीज़ें हैं उससे आप पावर जनरेट करें। लेकिन वो कहते हैं कि इंसान एक ऐसी स्पीशीज़ है, इसको हम जो भी चीज़ इसके भले के लिए देते हैं ये उसको वेपन में क्रिएट कर देता है। इसलिए हमने न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी थी वो इसलिए दी थी कि भाई एनर्जी क्रिएट करें, लेकिन उन्होंने उससे वेपन्स बना दिए, इसलिए अब हमने उसको जो है गिफ्ट देने ही बंद कर दिए हैं। तो धरती पे भी यही हुआ था। और इसके अलावा और वैसे कितने एडवांस हैं प्लेयडियंस, ये जो एलियंस हैं, ये ऐसे इतने एडवांस हैं कि ये टाइम को, मैटर को, धरती पे हर एक चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बीच में जो ये बात उठी थी कि भाई टाइम थोड़ा 1 घंटा थोड़ा 60 मिनट का नहीं 40 मिनट का हो गया। हाँ, मैं उस पर आता हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। उससे पहले मैं 1-2 चीज़ें और बताता हूँ आपको। एक ना वो था, क्या बोलते हैं, फॉर्च्यून टेलर नहीं, भविष्य टेलर क्या बोलेंगे उसको, नॉस्ट्राडेमस नाम का आपने सुना होगा ना नाम, वो भविष्यवाणियाँ करता था। तो उस चीज़ को बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारी ना टाइमलाइंस चलती हैं। टाइमलाइन मतलब कि हम एक टाइमलाइन ये चल रही है, एक टाइमलाइन ये चल रही है। जैसे कि पानी को आप उस पर डालोगे, फर्श पे फेंकोगे पानी को, तो वो अलग अलग लाइनें ऐसे क्रिएट कर देता है, ठीक है।
तो उसी तरह हमारी भी अलग अलग टाइमलाइंस चलती हैं। तो जो वो था नास्ट्राडामस, उसने ये भविष्यवाणी करी थी कि 2000 के बाद में धरती ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे इतनी मारकाट हो जाएगी, लेकिन वो हुई नहीं, क्योंकि इंसान ने अपनी टाइमलाइन चेंज कर दी। और उसका भी प्रूफ अगर हम थोड़ा सा सोचें तो समझ में आता है कि पहले कितनी मारकाट हुआ करती थी दुनिया में, मतलब वर्ल्ड वॉर्स होती थी, वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मरे थे और इतनी मारकाट होती थी, लेकिन अभी भी होती है, लेकिन उस स्केल की नहीं होती है ना, बहुत ही कम होती हैं। अब तो 2% भी नहीं रह गया है मेरे ख्याल से उस लेवल का जो कि पहले मारकाटें हुआ करती थी। पता नहीं शहर के शहर काट दिए जाते थे, मार दिए जाते थे। और अब तो बल्कि अब तो जिस लेवल के हमारे पास में हथियार हैं, 2 दिन में क्या 2 घंटे में पूरी धरती खत्म हो जाए। लेकिन अब हमारी टाइमलाइन चेंज हो गई है, तो इस वजह से हमारा ये टिका हुआ है। तो ये टाइमलाइन उन्होंने ही चेंज कर नहीं, उन्होंने खुद से वो कर ही नहीं सकते ना। उनका तो ये लॉ है, ये अपने लॉ के खिलाफ वो नहीं जा सकते हैं, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे वो उन्होंने बताया था कि हम मदद करते हैं, तो मदद के लिए उन्होंने एक और मैं आपको यहाँ पे बात बताने वाला हूँ, बहुत ही अजीब लगेगी सबको, कि जैसे मैंने बताया कि अलग अलग प्लैनेट्स हैं, पूरी ब्रह्मांड में हजारों लाखों प्लैनेट्स हैं, तो उन पे हमसे बहुत ही एडवांस लाइफ फॉर्म्स रहती हैं। तो ये 1950s के आसपास की बात है, वो बताते हैं कि उन्होंने देखा कि यार अर्थ, ये धरती पे जो इंसान जा रहा है, ये तो बहुत ही गलत टाइमलाइन में जा रहा है, ऐसे तो ये नहीं बचेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने पूरे अलग अलग जो भी बेनोवेलेंट स्पीशीज़ थी एलियंस की, उनमें फिर बोली लगाई, क्योंकि वो डायरेक्ट तो इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने आपस में बोली लगाई कि भाई आप में से कौन जाएगा धरती पे पैदा होने के लिए इंसान के रूप में। तो उनमें से फिर हज़ारों लाखों लोगों ने अपना हाथ उठाया कि हम जाएंगे, और वो इंसान के रूप में यहाँ पे पैदा हुए। 1950 और 60 के आसपास में फर्स्ट वेव आई थी एलियंस की, जो कि इंसान के रूप में पैदा हुए थे। और वहाँ से फिर थोड़ा चीज़ें ठीक होना शुरू हुई। उन्होंने अपनी साइंस के मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, म्यूज़िक की मदद से, फिल्मों की मदद से इंसान को थोड़ा सा ठीक ट्रैक पे लाना वहाँ से शुरू करा फिर। और आज की डेट में भी इस धरती के ऊपर इतने एलियंस, मतलब इतनी क्या बोलते हैं, स्टार सीड्स बोलते हैं इनको एक्चुअली, स्टार सीड्स। तो इतने सारे स्टार सीड्स हैं, मेरे ख्याल से 20 से 25% तो यहाँ पे स्टार सीड्स हैं, जो कि दूसरे उनकी सोल जो है। अब देखो थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारी जो सोल होती है ना, सोल वो कभी नहीं मरती। सोल हमारी डायरेक्ट क्रिएटर से आई है, लेकिन हमारी बॉडी बदलती रहती है, मरती रहती है, लेकिन सोल कभी नहीं बदलती। तो उनकी जो सोल है ना, वो दूसरे प्लेनेट की सोल थी, जिसको कि यहाँ पर इंसान के रूप में उन्होंने वो आ गए हैं। अब जब उन्होंने पैदा हुए थे यहाँ पे, जब उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया था, तो उससे पहले उन्होंने बाकायदा ये एक्सेप्ट किया था उनकी सोल ने कि हम यहाँ पे पैदा होंगे। उनको, उनकी सोल को सब पता था कि भाई हमें यहाँ पे ये दुख होंगे, हमें ये सब चीज़ें महसूस होंगी, ये होगा हमारे साथ में। और ये सब चीज़ें जानते हुए उन्होंने यहाँ पे पैदा होना मतलब एक्सेप्ट किया, जिससे कि कम से कम यहाँ पे लाइफ बची रहे, लाइफ ख़त्म ना हो इस प्लेनेट के ऊपर। लेकिन जब वो पैदा हो जाते हैं ना, तब उनको कुछ याद नहीं रहता, तब वो सिर्फ इंसान रहते हैं। इसलिए ज़्यादातर इनमें से जितने लोग आए थे ना, उनमें से बहुतों ने तो सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अर्थ का एक तो एटमॉस्फेयर इतना डेंस है, दूसरा यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है, इतनी मारकाट है कि हमें यूँ लगता है कि हम ये कहाँ पे आके फंस गए, हम गलत लोगों के बीच हैं, हम यहाँ पे रह ही नहीं सकते। इसलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ज़्यादातर जो भी स्टार सीड्स यहाँ पे पैदा होते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये उनका प्लेनेट नहीं है ना, वो है ही नहीं इंसान। बट वो अभी कॉन्शियसनेस में इतने अवेयर नहीं है कि वो, उनको नहीं पता कि वो इस प्लेनेट के है ही नहीं। उनके सोल को तो पता है। जब वो यहाँ पे पैदा हो गए अर्थ पे, तो वो तो इस इकोसिस्टम के हिसाब से चलेंगे ना। पर उनको पर्पस भी तो था। नहीं, देखो मैं आपको बात बताता हूँ। देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे होमोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट है। होमोसेक्सुअलिटी कैसे होती है? एक सोल मान लो पिछले 10 जन्म से लड़का बन रही है, वो हर एक जन्म में पिछले 10 जन्मों से लड़का बनती जा रही है, 20 जन्मों से लड़का बन रही है, 21वें जन्म में वो लड़की बन गई, लेकिन उसकी सोल पिछले 20 जन्म से लड़के की बॉडी में जा रही थी, 21वें जन्म में वो लड़की की बॉडी में चली गई, तो उसकी सोल कंफ्यूज हो जाएगी। उसको लगेगा कि यार मैं तो लड़का हूं, मेरे को ये लड़की की बॉडी कहां से मिल गई। या फिर कोई लड़की बन रही थी 20 जन्मों से,
और उसको लड़के की बॉडी मिल गई 21वें जन्म में, तो उसकी सोल कंफ्यूज हो जाएगी कि यार मैं तो लड़की हूं। मतलब उसको, वो इतनी बार लड़की बन चुका है पहले कि उसको ये लगेगा कि यार मैं तो लड़की हूं अंदर से, मेरे को ये लड़के की बॉडी कहां से मिल गई है। और वो क्वालिटीज जो होंगी ना, फेमिनिन क्वालिटीज, क्योंकि वो इतने 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 जन्मों से वो लड़की ही बन रहा है, तो वो लड़के की बॉडी के बाद भी उसकी फेमिनिन क्वालिटीज एक प्रॉपर लड़की से भी ज्यादा फेमिनिन क्वालिटीज उसके अंदर होंगी। क्योंकि जो लड़की है आज की डेट में, एक स्ट्रेट लड़की की बात कर रहा हूं, स्ट्रेट लड़की तो हो सकता है उसको बीच में लड़के का जन्म मिला भी हो, लेकिन ये तो लगातार लड़की बन रहा है पिछले कई 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 जन्मों से। तो बट सर, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर सोल सेम है और अगर वो इस लाइफ स्पैन में आई है, इस लाइफ में आया है, और पिछले लाइफ में वो अगर लड़का भी था या लड़की भी था लगातार, तो पिछले जन्म का याद नहीं रहता। तो अगर उसको थोड़ा सा भी याद है या आता है, या फिर वो ये सोचते हैं कि शायद मैं था, तो ये अभी भी तो दे आर नॉट श्योर अबाउट इट, कंप्लीटली श्योर नहीं। देखो, याद इस सेंस में नहीं रहता कि उनको ये नहीं पता होता कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस तो चलते रहते हैं ना। एक एक्सपीरियंस जो होता है सोल का, वो तो उनके साथ में चलता रहता है। और आपने बहुत सारे केसेस भी ऐसे देखे होंगे जिसमें कि कई बार याद भी रह जाता है। जैसे कोई मतलब यूट्यूब के ऊपर आपको कई केसेस मर जाएंगे कि वो छोटा बच्चा हो तो बताता है कि रीइंकार्नेशन वाली थ्योरी, कई बार याद भी रह जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा एक्सपीरियंस उनको होते हैं। मान लो 20 जन्म, 30 जन्म, 50 जन्म में जन्म तक एक ही तरह का जेंडर आपने एक्सपीरियंस किया है, तो वो एक्सपीरियंस तो आपके साथ में रहेगा, लेकिन आप वो रिकॉल नहीं कर पाओगे कि यार मैं लड़की था पिछले जन्म में, इसलिए शायद मेरे साथ में ये हो रहा है। तो होमोसेक्सुअलिटी का ये है कॉन्सेप्ट। और ऐसा नहीं है कि होमोसेक्सुअलिटी किसी पर्टिकुलर क्वालिटी वाले बंदे में ही होती है, कोई भी हो सकता है। आपके बच्चे, हमारे बच्चे, किसी के भी होमोसेक्सुअल हो सकते हैं। तो मैं तो सब, और आजकल बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं इन सब चीज़ों को, तो मजाक नहीं उड़ाया जाए, इन सब चीज़ों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है सोल का कि भाई रेगुलर इंटरवल पे उसका जेंडर चेंज होता रहे। जेंडर चेंज नहीं होता है तो फिर उसको फिर सोल कंफ्यूज हो जाती है। तो कहने का मतलब कि जो यहाँ पे स्टार सीड्स जिन्होंने जन्म लिया था इस पे, अब ये स्टार सीड्स कौन थे? ये बड़े बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं। ऐसे ऐसे मतलब इनका तो जन्म ही हुआ था ना कि अर्थ की टाइमलाइन को चेंज करना अपने अपने एक्शन से, अपने इनोवेशन से, अपने क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये बड़े बड़े लोग हुए हैं ऐसे जो कि स्टार सीड्स हुए हैं, और उन्हीं की वजह से अभी तक यहाँ पे सस्टेन हो पाई है लाइफ। तो सर, आपको लगता है कि आज के टाइम में भी जैसे कहते हैं कि यूएस एलियंस के साथ काम करता है, या कोई और कंट्री एलियंस के बारे में जानती है, रशिया एलियंस के बारे में जानती है, या वॉर जो है वो एलियंस ही नहीं होने दे रहे, न्यूक्लियर का भी यूज़ नहीं होने देंगे एलियंस, तो ऐसा आप मानते हो कि आज भी वो टच में है डायरेक्ट, मतलब एज एलियंस? देखो, इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि इंसानों से पहले ना, आज की जो करंट सिविलाइजेशन है हमारी, इससे पहले भी धरती के ऊपर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस रह चुकी हैं। इसी धरती पे या इसी धरती के ऊपर। इनफैक्ट वो धरती के कंटेक्स्ट में ही मैं सारी बात कर रहा हूँ। धरती की बताते हैं कि यहाँ पे एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, एटलांटिस सिविलाइजेशन। तो उस टाइम पे जैसे आज की डेट में मिडिल ईस्ट में देखते हैं ना कि यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, रेगिस्तान है, ये सब चीज़ें। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे पूरी धरती हरी भरी हुआ करती थी, और एटलांटिस की सिविलाइजेशन इतनी साइंटिफिक हो गई थी, इतनी एडवांस हो गई थी ना, कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों से छेड़खानी करना शुरू कर दिया था जो कि वो कहते हैं कि हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते थे धरती के ऊपर करना। जैसे कि उन्होंने क्लोन्स बनाने शुरू कर दिए थे इंसानों के और जानवरों के, और वहीं से स्टार्ट हुई थी ये जो हम कहानियां सुनते हैं मेरमेड्स की, वेयरवॉल्फ्स की, ये वहीं से स्टार्ट हुई थी। आधे इंसान और आधे जानवर, मछली, इन सब चीज़ों की कहानियां। तो जब ये उन्होंने बताया ना, एलियंस ने, सोर्स ने बताया कि भाई एटलांटिस ने ऐसा ऐसा करना शुरू कर दिया, तो डॉर्थी ने उससे पूछा कि भाई आप तो ये कह रहे थे कि फ्री विल है इंसान की, तो एटलांटिस के लोगों ने भी अपनी फ्री विल एक्सरसाइज करी होगी, तो आपने उनको ख़त्म क्यों कर दिया? तो वो बोले कि हमने ख़त्म नहीं किया, हमने उनको तब भी ख़त्म नहीं किया, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि हम नहीं होने देते, लेकिन फिर भी हमने उनको कुछ नहीं किया, हमने उनको ख़त्म नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने, ये तो एक स्टेज थी कि भाई उन्होंने ये सब चीज़ें करी, लेकिन उसके बाद उन्होंने और क्या करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी साइंस, तो बहुत ही एडवांस साइंस थी उनकी, तो उन्होंने धरती के जगह जगह, कोने कोने में बड़े बड़े, मतलब कई कई किलोमीटर ऊंचे टावर्स लगाए,
एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। और उनको ये लगता था कि हम स्पेस से एनर्जी को हार्नेस कर लेंगे और उससे हम कुछ करेंगे, अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेंगे। लेकिन वो उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाए। एनर्जी तो उन्होंने ले ली, लेकिन वो एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाए जो उनके टावर्स थे, और वो सारी की सारी एनर्जी धरती के ऊपर गिर पड़ी, और जहां भी वो गिरी थी वहां पे वो सारा लाखों करोड़ों सालों के लिए फिर वो रेगिस्तान बन गई। आज की डेट में जहां पे रेगिस्तान है वहां पे पहले रेगिस्तान नहीं हुआ करता था। ये सब उनकी गलती थी, और तब जाके सारा वो मिट्टी में मिल गया, सारा समुद्र में एटलांटिस सिविलाइजेशन पूरी खत्म हो गई। तो वहां से खत्म हुई थी एटलांटिस की सिविलाइजेशन। और ये जो क्या बोलते हैं पिरामिड्स की बात होती है, पिरामिड्स में वो जो बनी हुई है ना सीढ़ियां टाइप, वो सारा एनर्जी को हार्नेस करने का ही तरीका होता था। वहां पे लोग खड़े होते थे टूल्स लेकर, और वहां से एनर्जी को किसी तरह से वो हार्नेस करते थे। तो ये सारे उन्होंने जवाब दिए हैं। और भी कई चीज़ें वो बताते हैं, जैसे क्रॉप सर्कल्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि क्रॉप सर्कल्स सुना है आपने? क्रॉप सर्कल्स नहीं सुना? क्रॉप सर्कल्स क्या है कि यूके में, अमेरिका में, वहाँ पे ना खेत होते हैं कई कई किलोमीटर, 10-20 किलोमीटर तक फैले हुए। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्रॉप, अब ऐसे देखने से पता नहीं चलता, लेकिन जब ऊपर से देखते हैं ना तो उनको कई बार वहाँ पे आकृतियाँ बनाई दिखती हैं। तो ये पिछले 30-40 साल से ये चल रहा है वहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो पहले तो सबको लगा कि ये प्रैंक है, वहीं के लोकल लोग ये कर रहे हैं। तो जब डॉर्थी ने उनसे पूछा ना, तो वो ये कहते हैं कि इसमें प्रैंक भी होते हैं, लोकल लोग भी छेड़खानी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे प्रैंक्स होते हैं। तो वो उनसे पूछा कि भाई आप ये क्रॉप सर्कल्स से क्या करते हो? आप थोड़ा सा मतलब एक बार इंटरनेट के ऊपर देखना क्रॉप सर्कल्स के बारे में, वो हम फोटो भी लगा देंगे। हाँ, अलग अलग शेप्स बनी होती हैं क्रॉप्स के ऊपर। मतलब होता क्या है, जैसे खेत है, खेत में जैसे भुट्टे के खेत हैं, तो बीच बीच में दब गए भुट्टे, और वहां पे एक प्रॉपर शेप क्रिएट हो गई, जो कि ऐसे नहीं दिखेगी, लेकिन ऊपर से आसमान से वो दिखेगी, तो आपको प्रॉपर शेप बनी दिखाई देगी। तो जब उनसे पूछा गया कि क्रॉप सर्कल्स का क्या रेलेवेंस है, इसका क्या मतलब है, तो वो ये बताते हैं कि भाई आप लोग इंसान जिस लैंग्वेज में बात करते हो ना, ये बहुत ही पिछड़ी हुई लैंग्वेज है। हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं ना, हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स में। तो हम क्रॉप सर्कल्स की मदद से आपको कॉन्सेप्ट्स देते हैं, ब्लूप्रिंट्स देते हैं, जो कि हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाते हैं। और आप इस बारे में चेक करो ना, यूट्यूब चैनल भी है जो कि उन क्रॉप सर्कल्स के ऊपर में रिसर्च करता है, और उसने सिर्फ उन क्रॉप सर्कल्स की इमेजेस के थ्रू कई तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है एनर्जी को हार्नेस करने की, पावर को हार्नेस करने की। मतलब वो डिकोड करते हैं कि वो जो वहाँ पे बन रहा है। हाँ। तो ये सब चीज़ें हैं। और तो ये तो सारा इन्हीं का था, मतलब कि बेनोवलेंट एलियंस का, अच्छे एलियंस का। इसके अलावा और भी कई थ्योरीज हैं, जैसे कि बुरे एलियंस भी चलते हैं। अब जैसे अब जब मैंने ये वीडियो डाला था ना अपने चैनल के ऊपर एलियंस के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए थे वो ये थे कि भाई अगर एलियन से सब कुछ कर रहे हैं तो फिर गॉड क्या है? गॉड हम जिसको पूछते हैं वो सब कुछ क्या है? तो अगर आप चाहो तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ। दो सर, दो। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं अपने बिलीफ्स को लेकर, तो बेशक मत सुनना, क्योंकि जो है वो है। अब गॉड जो है ना, देखो, गॉड जिसने ये क्रिएट करी है, मतलब हम सब कुछ ही गॉड से निकले हुए हैं। अब जब उनसे पूछा गया ना, सोर्स से पूछा गया कि भाई गॉड कौन है, तो वो ये बताता है कि उन्होंने ये बोला कि जैसे 4 साल का बच्चा है, 4 साल के बच्चे को आप कैलकुलस पढ़ाओगे 12th क्लास का, तो वो नहीं समझ पाएगा उस कॉन्सेप्ट को। उसी तरह आप इंसान जो है ना, आपका ब्रेन डेवलप्ड ही नहीं है उस लेवल पे कि आप गॉड के कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो आप उसके बारे में पूछो ही मत, आप समझ ही नहीं पाओगे गॉड का कॉन्सेप्ट। आपको लगता होगा कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आपकी ब्रेन में वो कैपेसिटी ही नहीं है कि आप गॉड के कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। तो उन्होंने ये बोला। और रही बात क्रिएटर की, तो हमारे क्रिएटर गॉड नहीं है, हमारे क्रिएटर वो एलियंस हैं जिसने हमें क्रिएट किया। अब धरती पे अपने बात करूं तो हमारे यहाँ इतने सारे रिलीजन्स हैं, लेकिन सब के सब रिलीजन्स मैन मेड हैं। ये कोई भी गॉड मेड रिलीजन नहीं है, सब के सब मैन मेड हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये हो सकता है। मतलब गॉड से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि गॉड कौन है? आपके हिसाब से गॉड कौन होता है? जो कि मुसीबत में हमारी मदद करे, हमारी प्रेयर्स को आंसर करे, है ना? वो गॉड है। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, मान लो ये तकिया रखा हुआ है यहाँ पे,
इस तकिए के आगे मैं धूप बत्ती करूं, मोमबत्ती लगा दूं, दिया जलाऊं, इसकी दिन रात पूजा करूं कि हे तकिया देवता मेरी ये मन्नत पूरी करो, मेरा ये करो, वो करो, तो क्या वो हो जाएगी? नहीं होगी ना, क्योंकि ये गॉड नहीं है। तो हम किसी भी XYZ को चीज़ को भगवान मान के, गॉड मान के पूजने लग जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गॉड हो गया। मेरे अपने एक्सपीरियंस में हमें जो बचाते हैं मुसीबतों से और जो हमारी मन्नतें पूरी करते हैं वो हमेशा प्रेत होते हैं। ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर होता है, उसकी काट हमेशा प्रेत करते हैं। आपको एक्सीडेंट होने वाला होता है, अचानक से 1 सेकंड इधर उधर करके आपकी जान बचाते हैं, वो हमेशा आपके प्रेत होते हैं। अब प्रेत ना बड़ी ब्रॉड टर्म में बोल रहा हूं। प्रेत का मतलब हर वो चीज जो कि यहां पे इंसान के रूप में पैदा हो चुकी है, हर वो चीज, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। ये एक तरीके से पितृ कह लो, जो घर पितृ भी प्रेत ही हो गया ना एक तरह से। मतलब प्रेत एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन वर्ड मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी इंसान की फॉर्म में, इंसान के रूप में इन धरती पे जन्म ले चुके हैं और अब नहीं है, वो सब प्रेत आप एक तरह से मान लो। पर उनका रीबर्थ हो गया हो तो मतलब बहुत सारों का रीबर्थ भी हो जाता है। नहीं, कोई आप एग्जांपल बताओगे कौन सा? जैसे नहीं, जैसे कोई था, जैसे ये भी तो पास्ट लाइफ में ले गई ना लोगों को, तो ऐसे ही कोई था जो सेम एनर्जी अब दूसरी बॉडी में भी चली जाती है। तो आप कह रहे हो जो जन्म नहीं लेती दोबारा वो यहीं रहती है, उनको प्रेत कह रहे हो आप, जो एनर्जीज जन्म नहीं लेती? नहीं, देखो जितनी भी डीटीज आप पूछते हो, मान लो जैसे पितृ का ही ले लो कॉन्सेप्ट, तो पितृ भी तो एक तरह से आत्मा ही है ना, वो भी तो एक तरह से प्रेत ही है, क्योंकि उसने भी कब किसी जमाने में इंसान के रूप में जन्म लिया था धरती पे, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। क्या मतलब मेरा जो पॉइंट है ना कहने का, वो ये है कि आपकी जो हेल्प करते हैं और आपकी जो मदद करते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी जो करते हैं, वो मेरे हिसाब से हमेशा प्रेत ही करते हैं। वो ऐसा कोई गॉड उतर के नहीं आता है ऊपर से, आसमान से, जो कि आपकी मदद करता है, आपकी वो करता है। क्योंकि गॉड अगर करता होता, मान लो वो आपकी कर रहा है, मेरी नहीं कर रहा, तो वो तो एक तरह की पार्शियलिटी हो गई ना, और गॉड कभी पार्शियलिटी नहीं कर सकता है। बट सर आपको नहीं लगता कि जैसे आप इन्हें पितृ कह रहे हैं, प्रेत कह रहे हैं, कोई अगर गॉड कह रहा है, कोई अपनी लैंग्वेज में कुछ और कहता है, तो सिर्फ फॉर्म एक ही है, अलग अलग नेम्स के साथ है। मतलब अगर कोई हेल्प ही कर रहा है, कोई मदद ही कर रहा है बुरे टाइम में, तो वो भगवान कहलाएगी। उसको मैं भगवान कह रहा हूँ, आप भगवान कह रहे हैं। आपका एक चलो प्रेत भी आपने उसका ऑल्टरनेटिव वर्ड निकाल दिया, तो इट इज़ जस्ट द वे ऑफ टेलिंग कि ये कौन है। मेरे हिसाब से मैं उन्हें ये बोलूँगा, बट है तो वो एक एनर्जी और क्रिएटर ना। हाँ, नहीं, क्रिएटर नहीं है वो, मतलब वो क्रिएटर नहीं है। अच्छा। वो क्रिएटर नहीं है, वो इंसान के रूप में पैदा हो चुका है यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे हरियाणा में चलते हैं गूगा पीर। गूगा पीर इंसान के रूप में पैदा हो चुके हैं और वो फिर उनकी मृत्यु हुई थी, और वो आज की डेट में उनकी इतनी तगड़ी मतलब शक्ति मान लो, जो मर्जी मान लो, कि वो लोगों को बचाते हैं, बुराइयों से बचाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी करते हैं। लेकिन वो गॉड नहीं है ना, वो गॉड नहीं है। वो इंसान के रूप में पैदा हो चुके। गॉड इंसान के रूप में पैदा नहीं होगा। अगर कोई रिलीजन ये कहता है कि भाई हमारे गॉड ने 3 दिन में धरती बनाई, तो भाई 3 दिन में धरती बनाना तो एक ह्यूमन क्वालिटी हो गई ना। मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी निकालने का, कि भाई मेरे को याद नहीं, याद किया था किसी टाइम पे। तो 3 दिन में धरती बनाई, तो 2 दिन में क्यों नहीं बनाई, 1 दिन में क्यों नहीं बनाई? गॉड को तो यूं ही बना देना चाहिए था ना। तो वो तो सारी हम अपने ह्यूमन जो हमारी सोच है या जितनी हमारी लिमिट है, उसी हिसाब से हम अपने गॉड को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। जो गॉड है ना, उसके लिए तो ये बहुत ही छोटी चीज़ है, धरती के लोग और ये सब चीज़ें। उसको तो ये पता भी नहीं होगा कि भी यहाँ पे हमारे जैसे कोई लोग भी रहते हैं। तो उन्होंने सिर्फ यही कन्वे किया जब वो थेरेपिस्ट जब उनसे बात कर रहे थे कि गॉड को समझने के लिए आपकी इतनी इंटेलिजेंस है नहीं, आप समझ ही नहीं सकते हो। उन्होंने लेकिन बताया, उन्होंने बाकायदा ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना छोटे बच्चे वाला, ये बाकायदा उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई जैसे छोटा बच्चा जो होता है, उसके आप सामने आपको एडवांस कॉन्सेप्ट रख दोगे तो वो समझ नहीं पाएगा ना उसको। उसी तरह इंसान का दिमाग उस तरह से डेवलप ही नहीं हो रखा है कि भाई आप गॉड के कॉन्सेप्ट को समझ लो।
हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, इस चीज़ों को समझ लेंगे, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। तो ये है ये सारी चीज़ें। तो आपके हिसाब से सर एनलाइटनमेंट कोई चीज़ होती है, सेल्फ रियलाइजेशन, या जो लोग कहते हैं कि मुक्त हो गए या फिर एनलाइटन हो गए, ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो कॉन्सेप्ट आपके लिए एग्जिस्ट करता है? एनलाइटनमेंट आप रख सकते हो अपना अनफिल्टर्ड ओपिनियन, हम आपको काउंटर नहीं कर रहे, हम बस आपसे आपकी राय जानना चाह रहे हैं। नहीं, पता है क्या चक्कर क्या है, बात काउंटर करने की नहीं है, बात ये है कि बहुत ऑफेंसिव हो जाती हैं कई बार बातें लोगों के बिलीफ्स के लिए। अब जैसे एनलाइटनमेंट की बात आ गई तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। एक आदमी था जो कि यहाँ पे कहीं पे वो जो है क्या बोलते हैं, मतलब कृष्ण जी की कोई जगह है वहाँ पे, वो लगाता है, क्या बोलते हैं, उसके चक्कर लगाता है, कई सारे उसने पत्थर रख रखे हैं, परिक्रमा करता है। यस, मेरे को वर्ड ध्यान नहीं आ रहा था, परिक्रमा कर रहा था। तो उसके हिसाब से तो वो कितनी सेवा कर रहा है उस भगवान की, उसके हिसाब से उसको एनलाइटनमेंट मिल चुकी है। लेकिन क्या वो एनलाइटनमेंट है? वो ह्यूमन जो उसको लाइफ मिली थी, वो उससे क्या क्या कर सकता था, लेकिन वो लगा हुआ है उन पत्थरों से वो करने मेहनत को, क्या वो एनलाइटनमेंट है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो वो पागलपन है। तो एनलाइटनमेंट तो देखो बड़ा ही सब्जेक्टिव हो गया कि क्या है एनलाइटनमेंट। मेरे लिए तो मेरे को इतना कुछ पता है, तो अब मेरे को, चलो मैं छोड़ो वो सब चीज़ें, मैं नहीं बोलूँगा रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं करता है कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट। नहीं। ओके। पर उन्होंने ऐसा कुछ पूछा उनसे कि भाई जैसे उन्होंने एलियंस ने या जिसने भी धरती पे जिसकी वजह से इंसान आए, तो वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं, या क्यों उन्होंने ऐसा करा कि भाई इस धरती पे इंसान, पर्पस तो पूछा ही होगा, पर्पस ऑफ लाइफ। हाँ बिल्कुल सही, आपने अच्छा पूछा। उन्होंने पूछा उनसे पर्पस ये है कि किसी भी प्लेनेट के ऊपर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को प्रोड्यूस करना, जैसे धरती पे इंसान हो गए, और फिर उनको एडवांस लेकर जाना हायर डायमेंशंस में। अभी हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, 3rd डायमेंशंस में, वो रहते हैं 12th या 14th डायमेंशन में। तो उनको धीरे धीरे 3rd से 5th से 7th इस तरह से अलग अलग हायर डायमेंशंस पे लेकर जाना, फिर उनके लेवल तक लेकर जाना, और जब उनके लेवल तक इंसान पहुंच जाएंगे तो फिर इंसान खुद अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके लाइफ प्रोड्यूस करेंगे। ये है सारा मोटिव जो है वो है लाइफ प्रोड्यूस करने का, बस, इसके अलावा और कोई। तो जैसे ये जो बात चली थी कि भाई मार्स पे कुछ चीज़ ऐसी मिली कि वहाँ पे भी पहले लाइफ थी, कुछ टाइम पहले लाइफ थी, तो ये चीज़ सच है कि भाई वहाँ पे था ये सब, और मार्स इतना ऐसा हो गया कि वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं बचे, या वहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो गई, ऐसा कुछ हो गया कि एलियंस या कुछ ह्यूमंस कह लो वो वहाँ से अर्थ पे आए? देखो पर्टिकुलर मार्स के बारे में तो ऐसा नहीं पूछा गया था, पर्टिकुलर मार्स की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये तो फैक्ट है कि ब्रह्मांड के अलग अलग प्लैनेट्स पे लाइफ फॉर्म्स रही हैं। अभी नहीं तो आगे आने वाले समय में हो सकता है वहां पे हो, क्योंकि हमेशा कोई प्लैनेट सस्टेन नहीं कर सकता लाइफ फॉर्म को। वहाँ पे भी स्टेजेस चलती हैं, उसका भी वेदर कंडीशंस के हिसाब से वहाँ पे भी समय होता है कि भाई इस समय से इस समय तक ही वो जो है अपना लाइफ फॉर्म को सस्टेन कर तो सके। हिसाब से तो अर्थ का भी एक टाइम आएगा कि भाई कुछ हाँ, बचेगा नहीं। हाँ, तो उस टाइम तक फिगर आउट कर लेगा ह्यूमन, कह सकते हैं कि भाई किसी अभी जो चल रहा है ना, वो ये चल रहा है एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन शिफ्ट। अभी तैयारी चल रही है अर्थ को 5th डायमेंशन में शिफ्ट करने की। तो होगा क्या, ऐसा नहीं है कि धरती खत्म हो जाएगी, धरती यहीं रहेगी, लेकिन धरती का एक रूप 5th डायमेंशन में चला जाएगा। कुछ लोग 5th डायमेंशन में चले जाएंगे, मतलब ये जो चल रही हैं बातें, और एक धरती यहीं की यहीं रह जाएगी। कुछ लोगों के लिए जिंदगी जो चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन कुछ लोग जो है एक दूसरी डायमेंशन में चले जाएंगे। उसकी शुरुआत तब होगी जब वो देखेंगे कि भाई हमारा पूरा जो है आसमान यूएफओ से भर गया है, यूएफओस आएंगे यहाँ पे, सब कुछ पब्लिक डिस्क्लोजर हो जाएगा कि भाई यूएफओस हैं और ये सब चीज़ें हैं। अब यूएफओस के बारे में मैं थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और बताता हूँ आपको, 1-2 केसेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो जैसे मैंने बताया डॉर्थी के पास में केसेस आते थे, पेशेंट्स आते थे। एक बार इसके पास में एक लेडी आई अपने सेशन करवाने के लिए, हिप्नोटिक सेशन करवाने के लिए। तो उसके साथ में वो सेकंड इंसिडेंट ऐसा हुआ था उस औरत के साथ में। तो एक बार क्या हुआ, वो अपने ऑफिस से
दोपहर के टाइम पे खाना लेने के लिए निकली थी अपने स्टाफ के लिए, मतलब कि फ्रेंड्स वगैरह ने बोला कि चलो आज पार्टी करते हैं, तुम खाना ले आओ। तो वो खाना लेने के लिए निकली और उसको 15-20 मिनट में वापस आ जाना था। लेकिन जब वो खाना लेकर गई ना, तब शाम के 6:30 बज चुके थे। तो उसने जाके खाना लेकर गई वो वापस में, तो देखा कि उन्होंने सबने बताया कि अरे हमने तो खाना खा लिया, तुम इतना लेट आई हो। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि यार ऐसा कैसे हुआ, मैं तो मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए बाहर निकली थी, तो मेरे को इतने घंटे कैसे लग गए। लेकिन फिर उसने जो है उसको अनदेखा कर दिया, उस ज़्यादा सोचा नहीं। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसके साथ फिर से एक बार ऐसा हुआ, वो शाम के टाइम अपने ऑफिस से निकली घर जाने के लिए और उसको मुश्किल से आधे घंटे में अपने घर पहुंच जाना था, लेकिन वो पहुंची अगली सुबह। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि भाई ऐसे कैसे हो गया। तो उसके बाद वो फिर डॉर्थी के पास में सेशन लेने के लिए गई कि भाई आप मेरे को हिप्नोटाइज करो और देखो कि मेरे को ये कोई बीमारी हो रखी है या क्या हो रखा है कि मैं मतलब ऐसे कैसे मेरे को याद नहीं हो रहा है कि मैं कहाँ गायब हुई थी। तो जब डॉर्थी ने उसका सेशन लिया और उसको लेकर गई लास्ट स्टेज पे, क्रिएटर से बात करी, तो क्रिएटर ने बताया कि एक्चुअली में इसको हम लेकर गए थे अपने साथ में। तो वो बताते हैं कि हम ना बीच बीच में लेकर जाते रहते हैं लोगों को अपने साथ में, क्योंकि हमने आपको प्रोड्यूस करा है ना, आप हमारे लिए बच्चे जैसे हो, तो हमारे लिए ये जरूरी है आपके डीएनए को चेक करते रहना कि भाई यहाँ पे आपके साथ में क्या किस किस तरह के चेंजेस होते रहते हैं। तो उन्होंने बताया था कि हमने उसको कार समेत उठा लिया था वहाँ से, हाई रोड से। तो डॉर्थी ने उनसे पूछा कि भाई अगर आपको गायब करना ही था तो आप उसको अकेली को कर लेते गायब, कार समेत उठाने की क्या जरूरत थी, आप तो सब कुछ कंट्रोल कर ही सकते हो। तो उन्होंने पूछा कि ये हमारे लिए करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर हमने सिर्फ उसको कर लिया होता और कार वहीं खड़ी रहती, उसकी मान लो पार्किंग में खड़ी हुई है, रोड के ऊपर खड़ी हुई है, तो फिर सवाल उठते, पुलिस केस होता, पुलिस आती कि भाई किसकी कार है, कहाँ गायब हो गई है, तो क्वेश्चंस उठते। इसलिए हमें जब भी उठाना होता है ना तो हम इस तरीके से उठाते हैं कि भाई क्वेश्चंस ना उठे, तो इसलिए कार समेत उसको उठा लिया था। तो उनसे पूछा कि भाई कार समेत जब आपने उठाया है तो आसपास के लोगों ने भी देखा होगा। उन्होंने बोला कि हाँ सबको दिखाई देता है, लेकिन उनको कुछ याद नहीं रहता। हम सब कुछ, हम आपकी याददाश्त, टाइम, मैटर, हर एक चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो और सिर्फ इंसानों को ही नहीं, वो ये कहते हैं मतलब जैसे यूएस में तो ज़्यादातर लोग मीट खाते हैं ना, गाय भैंसे वगैरह ये सब चीज़ें खाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम गाय भैंसों को भी उठाते रहते हैं उनको चेक करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी आप लोग क्या खा रहे हो, इससे आपकी बॉडी में किस किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। तो और वो ये कहते हैं कि हम मतलब कैटल मैनिपुलेशन वर्ड का नाम, म्यूटिलेशन का नाम सुना है आपने? कैटल म्यूटिलेशन के बहुत सारे केसेस आते हैं वहाँ पे कि जहाँ पे कि किसी की गाय की भैंस की लाश मिली है, बहुत ही बुरी तरह से कटी फटी पड़ी मिली। तो उस तरह के केसेस के बारे में डॉर्थी ने आपसे पूछा कि वो भी आप ही करते हो क्या, मतलब इतनी बुरी तरह से आप ही मारते हो क्या? वो क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो हम नहीं करते हैं, वो दूसरी तरह के एलियंस होते हैं जो कि वो करते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ ये चेक करने के लिए करते हैं कि भाई उनके साथ में मतलब ये खाना खा के, ये क्योंकि गाय भैंसे जो खाना खा रही है इवेंचुअली उससे उनकी बॉडी में चेंज आ रहा है और फिर उन गाय भैंसों को खा के आपकी बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है। तो हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि भाई वो आपका डीएनए किस तरह से चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों को उठाते रहते हैं। इसके बाद वो एक दो चीज़ें और बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम ही धरती पे आते हैं, और भी बहुत तरह के एलियंस आते हैं घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए यहाँ पे आते हैं अपने यूएफओस में। और उनमें से कुछ एलियन स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनके लिए यहाँ पे अर्थ में पाए जाने वाले मेटल इंपॉर्टेंट होते हैं उनके टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो उनको लेने के लिए आते रहते हैं। और लास्ट जो हमारा वो हुआ था क्या बोलते हैं पॉडकास्ट हुआ था, उसमें आपने मुझसे पूछा था कि भाई ऐसा क्यों है कि भाई अमेरिका के साथ ही सारे एलियंस कांटेक्ट रखते हैं। तो देखो आप एक चीज़ समझो, मान लो आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है, आप किसी दूसरे प्लेनेट पे गए घूमने के लिए, वहाँ पे आपने देखा कि भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पे तो लाइफ फॉर्म तो है, लेकिन ये लाइफ फॉर्म अलग अलग बटी हुई है, अलग अलग देशों के हिसाब से बटी हुई है, अलग अलग रिलीजन्स के हिसाब से बटी हुई है। तो आपको उनमें से कांटेक्ट करना है, तो आप किससे कांटेक्ट करोगे? आप उसी से कांटेक्ट करोगे ना जो कि वहाँ का ऑर्डर मेंटेन कर रहा होगा, जिसकी चल रही होगी वहाँ पे, है ना। तो अब ये बात तो बिल्कुल सच है कि भाई प्लेनेट के ऊपर अमेरिका की चलती है, वहीं से सारी पॉलिसीज बनती हैं, वहीं से सारे टैरिफ्स वगैरह सब कुछ वहीं से जो है डिसाइड किया जाता है। तो इस वजह से जितनी भी इंटेलिजेंट स्पीशीज़ यहाँ पे आती हैं बात करने के लिए, वो अमेरिका से करती हैं। एक चीज़ और मैंने बताई थी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एलियंस के, और
उसका जो असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ था पिछली बार, उसमें भी उसको प्लाइडियंस ने ही बचाया था। जस्ट एक हल्का सा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसकी गर्दन घूमी थी और बच गया था, उसके कान को छूते हुए गोली निकली थी। डोनाल्ड ट्रंप, अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि यार डोनाल्ड ट्रंप का तो एप्स्टीन फाइल्स में भी नाम आ रखा है और जो है वो तो पता नहीं कितना गंदा किस्म का आदमी हुआ करता था, वो कैसे एलियंस के बारे में ये सब होता है। तो होता क्या है ना, इसमें जो थ्योरी है वो निकल के ये आई है कि एप्स्टीन आइलैंड के बारे में मैं आपको बताऊं तो एप्स्टीन आइलैंड में उसके फ़ोटो भी हैं, वीडियो भी हैं, और वो वहाँ पे गया भी था, लेकिन वो गया था अंडर कवर ये पता करने के लिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और एंड ऑफ द डे अभी आने वाले समय में इन सब चीज़ों का जो ख़त्म होगा, डार्क फोर्सेस जो ख़त्म होगी, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ये थ्योरी बट ये थ्योरी आई कहाँ से कि वो एज अ अंडरकवर ही गया था? और क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस, फोटोज, जैसे मैंने आपको बताया स्टार सीड्स हैं बहुत सारे, तो इनके अपने ट्विटर ग्रुप्स हैं, फोरम्स हैं। उसमें एक ट्विटर हैंडल का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, कैब, आप सर्च करोगे कैब, KAB, तो वो एक स्टार सीड है और वो ऐसी ऐसी बातें बताता है कि होता है, मतलब स्टार्टिंग में आपको हो सकता है अनबिलीवेबल लगे, लेकिन जब आप समय के साथ में उन चीज़ों को, मतलब पहले की 8-10 साल पहले की चीज़ें भी उसने बता रखी है ना, तो वो आप आज के टाइम पे बिल्कुल सच साबित होती हुई लगती हैं। और एक मतलब क्या छोटी बता मोटी रखा है जैसा कि कुछ जो सच हुआ हो? जैसे ये बताया था उसने कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार जीतेगा इलेक्शन। अच्छा, पहले ही बता दिया? हाँ, ये उसने पहले बताया था। और डोनाल्ड ट्रंप हारना 100% फिक्स था, क्योंकि जो डार्क फोर्सेस थी उन्होंने इलेक्शन पूरी तरह रिग्ड कर रखा था, लेकिन उन्होंने रिगिंग होने नहीं दी, और उस वजह से ये जो है डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता था। और अब ये आपने न्यूज़ सुनी है कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाह रहा है। एक्चुअली ग्रीनलैंड के ऊपर वो इसलिए कब्जा करना चाह रहे हैं कि ग्रीनलैंड की अगर आपने ज्योग्राफी देखी होगी तो वो पूरा बर्फ़ का इलाका है, वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है कई कई किलोमीटर में। तो असल में वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एलियन बेसिस हैं, अंडरग्राउंड एलियन बेसिस। ग्रीनलैंड में भी हमने अंटार्कटिका का तो सुना है, वहाँ पर नहीं, एलियन वहाँ पे भी हैं जहाँ पे कि एलियन से मीटिंग्स होती हैं। इंसान जो अंडर कवर होते हैं वो एलियन से जाके मिलते हैं। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस जगह के ऊपर अपना कंट्रोल रखे। और ये एप्स्टीन जो फाइल्स अभी नई आई हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बेनेवोलेंट एलियंस होते हैं, इसी तरह के वहाँ पे नेगेटिव एलियंस भी होते हैं बहुत सारे। उनके बारे में फिर कभी और बात करें। हाँ सर, इस बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, बिकॉज ये खुद एपिसोड इतना लंबा हो गया और इतनी डीप बातें इसमें हो गई, लेकिन सभी बातों ने सेंस बनाया मेरे हिसाब से। क्योंकि जो उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करी, जो आपने बताया, वो कहीं ना कहीं अगर लिंक की जाए तो डॉट्स कनेक्ट करें तो सेंस बन रहा था। बट एनीवेज, आई एम श्योर ऑडियंस को भी इस पॉडकास्ट में मज़ा आया, हम लोग को तो बहुत मज़ा आया। और मैं ऑडियंस से ही बोलूँ भाई, अगर आप ऐसी बातें और सुनना चाहते हो तो सर को जाके चेकआउट कर लो। सर का जो चैनल है वो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी गोल बटन आ रहा है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ऐसे पॉडकास्ट देखने में मज़ा आ रहा है। हम आपके लिए ऐसे पॉडकास्ट लाते रहेंगे और सर के साथ हम एक और एपिसोड करने ही वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई वो पॉडकास्ट बहुत जल्दी आए तो फटाफट से नीचे कमेंट भर दो। तो चलिए, हम आपको मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, खुश रहो, मौज काटो।